स्वागत है दोस्तों। आने वाली सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हमने लगभग 50 प्रश्नों का ये संग्रह जो अब तक हमने आपको पढ़ाया है, एक वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं, पढ़ाने वाले हैं, ताकि आप इन सारे प्रश्नों का एक जगह कलेक्शन पढ़ सकें और इन्हें पॉइंट आउट कर सकें, अपने नोट्स बना सकें। ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न, राम कुमार वर्मा के अनुसार हिंदी का पहला कवि किसे माना जाता है? इसका सही उत्तर है स्वयंभू। स्वयंभू अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि भी हैं। आपको ध्यान रखना है कि हिंदी का पहला कवि राम कुमार वर्मा मानते हैं इन्हें, और अपभ्रंश भाषा के भी प्रथम कवि माने जाते हैं स्वयंभू। स्वयंभू को अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि तथा व्यास कहा जाता है। शिव सिंह सेंगर के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि पुष्यदंत है। राम कुमार वर्मा के अनुसार स्वयंभू और शिव सिंह सेंगर के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि पुष्यदंत। पुष्यदंत का समय 10वीं शती में माना जाता है। पुष्यदंत को हिंदी का भवभूति कहा जाता है। अब देखिए कि इन्हें स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जा रहा था और पुष्यदंत को हिंदी का भवभूति। आपको ये सारी बातें ध्यान में रख के एक जगह नोट करनी है। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार हिंदी का पहला कवि सरहपा है। तो तीन लोगों के अनुसार, तीन साहित्य इतिहासकारों के अनुसार आपको पता चला कि अलग अलग लोगों ने अलग अलग कवियों को हिंदी का प्रथम कवि माना हुआ है। राहुल सांकृत्यायन जी ने सरहपा का समय 769 ईस्वी माना है। सरहपा सिद्धों की परंपरा के कवि हैं। गणपत चंद्र गुप्त के अनुसार हिंदी का पहला कवि शालिभद्र सूरि है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार हिंदी का पहला कवि जैन आचार्य देवसेन है। देवसेन की जो प्रसिद्ध रचना है वो है श्रावकाचार्य। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का पहला कवि चंद्रवरदाई है। पृथ्वीराज रासो इनकी रचना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार हिंदी का पहला कवि अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान की प्रसिद्ध रचना संदेश रासक, जो कि हम सभी जानते हैं। आगे देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी की जो पहली कहानी है वो इंदुमती को माना है, जो सन 1900 ईस्वी में प्रकाशित हुई, और इसके कहानीकार थे किशोरीलाल गोस्वामी। बच्चन सिंह के अनुसार हिंदी की पहली कहानी प्रणयिनी परिणय, जो 1887 ईस्वी में प्रकाशित हुई, इसके भी कहानीकार किशोरीलाल गोस्वामी थे। देवी प्रसाद वर्मा के अनुसार पहली कहानी एक टोकरी भर मिट्टी 1901 ईस्वी में प्रकाशित हुई, और इसके कहानीकार थे माधवराव सप्रे। यह कहानी छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में प्रकाशित हुई थी सन 1901 ईस्वी में। लक्ष्मी नारायण लाल के अनुसार 11 वर्ष का समय, जो सन 1903 ईस्वी में प्रकाशित हुई, और इसके कहानीकार थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। शिल्प विधि के अनुसार लक्ष्मी नारायण लाल जी ने शुक्ल जी की इस कहानी को हिंदी की पहली कहानी माना है। बंग महिला का नाम राजेंद्र बाला घोष था, और हिंदी की पहली कहानी लेखिका महिला यानी लेखिका के रूप में इनका नाम स्वीकार किया जाता है। नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना सन 1893 ईस्वी में काशी में हुई। नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना किसने की? तो श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह का नाम इसमें आता है। इन तीनों ने मिलकर के नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना सन 1893 ईस्वी में काशी में की। इंडियन प्रेस द्वारा सन 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया गया। जब भी परीक्षाओं में पूछे कि सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कब से प्रारंभ हुआ, तो सन 1900 ईस्वी में, और कहाँ से? इंडियन प्रेस से। इस पत्रिका के जो प्रथम संपादक थे वो बाबू श्याम सुंदर दास थे। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी सन 1903 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका के संपादक बने। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि कौन? उनका नाम है श्रीधर पाठक। हिंदी का नहीं, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि, यानी आधुनिक दौर में सन 1900 के बाद जब हम इनका नाम लेते हैं, तो इधर कविता आने के बाद
तब खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि श्रीधर पाठक को माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने श्रीधर पाठक को स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक माना है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना प्रिय प्रवास खड़ी बोली हिंदी की का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने चंद्रबरदाई के पृथ्वीराज रासो को माना है, लेकिन खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य हरिऔध जी का प्रिय प्रवास माना जाता है। इसमें कुल 17 सर्ग हैं। हिंदी कवियों में सबसे अधिक प्रबंध काव्य किसने लिखे हैं? उनका नाम है मैथिली शरण गुप्त। भारत भारती इनकी रचना है जो 1912 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। मैथिली शरण गुप्त जी ने कुल 19 खंड काव्यों की रचना की थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद को चित्र भाषा शैली कहा है। डॉक्टर नगेंद्र ने छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह माना है। आचार्य भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है 8। विभाव के कितने प्रकार होते हैं? विभावों के 2 प्रकार होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। भरत मुनि ने अनुभावों के कितने भेद किए हैं? तो 3 भेद किए हैं अनुभावों के, वाचिक, आंगिक और सात्विक। संचारी भावों की कुल संख्या कितनी है? 33। किस रस को रसराज की संज्ञा दी गई है? श्रृंगार रस। मात्रा की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत कौन सा छंद होता है? तो सोरठा छंद होता है। चौपाई के साथ दोहा रखने की पद्धति को क्या कहते हैं? कड़वक पद्धति कहते हैं। यानी 4-5 चौपाइयों के बाद जब एक दोहे को रखने की जो एक पद्धति होती है, रामचरितमानस में भी आप इसे देखेंगे, तो उसे कड़वक पद्धति कहते हैं। छंद शास्त्र की प्रथम पुस्तक छंद सूत्र थी और इसके रचयिता पिंगल थे। चौपाई छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। अलंकार के कितने भेद होते हैं? अलंकार के 3 भेद हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। भरत मुनि के प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम नाट्यशास्त्र। भरत मुनि का रससूत्र का वाक्य कौन सा था? विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादृश निष्पत्ति। यह भरत मुनि के रससूत्र का वाक्य है। भरत मुनि के रससूत्र के पहले व्याख्याकार के रूप में किसका नाम आता है? भट्ट लोल्लट। भारतीय रस सिद्धांत में साधारणीकरण का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो आचार्य भट्टनायक ने। भट्टनायक ने भारतीय रस सिद्धांत में साधारणीकरण की अवधारणा का प्रतिपादन किया। भट्टनायक के साधारणीकरण के सिद्धांत को दर्शक या श्रोता की महत्ता से जोड़ने का विचार आचार्य अभिनवगुप्त ने रखा। भट्टनायक ने रस निष्पत्ति की विवेचना में भावकत्व और भोजकत्व की कल्पना की। जब यह पूछा जाए कि रस निष्पत्ति की विवेचना में भावकत्व और भोजकत्व की कल्पना किसने की, तो भट्टनायक का नाम आपको याद रखना है। आचार्य भामह ने काव्य हेतु के 3 भेद बताए हैं। तो काव्य हेतु के कितने भेद होते हैं? 3 भेद। कौन कौन से? प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। आचार्य राजशेखर प्रतिभा के 2 भेद करते हैं, कार्यत्री प्रतिभा और भावित्री प्रतिभा। तो ध्यान रखना है कि काव्य हेतु के संदर्भ में प्रतिभा के 2 भेद, कार्यत्री प्रतिभा और भावित्री प्रतिभा कौन करता है? आचार्य राजशेखर। आचार्य रुद्रट और कुंतक ने भामह की प्रतिभा के स्थान पर शक्ति शब्द का प्रयोग किया। जो यहाँ हमने देखा कि प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास उन्होंने कहा, तो प्रतिभा के स्थान पर रुद्रट और कुंतक ने शक्ति शब्द का प्रयोग किया। आचार्य वामन ने काव्य हेतु के स्थान पर
काव्यांग शब्द का प्रयोग किया हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है कि काव्य हेतु की जगह पर काव्यांग शब्द का प्रयोग किसने किया है, तो आचार्य वामन का नाम आपको याद रखना है। उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत धन्यवाद।